हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एनिमल पार्क एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन। तो जिस जिस लोगों ने मूवी देखी होगी तो उनको पता ही चल गया होगी। तो लास्ट में जो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, हाँ। तो इसका सीक्वल भी बनेगा। तो उसी के बारे में आज जानेंगे और देखेंगे और क्या काफी क्या। लोगों को कंफ्यूजन भी थी कुछ। हाँ, काफ़ी तो लोगों को कन्फ्यूजन भी थी कि नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं है, मतलब। तो आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो वीडियो की फ्लिक्स वर्स चैनल से तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Okay, so we have 20 minutes before सालार ट्रेलर ड्रॉप्स। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं एनिमल देखने बैठा था मैंने सोचा नहीं था कि ये पिक्चर हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल छोड़ जाएगी और उसके भी ऊपर से सीक्वल को लेकर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना सॉलिड पोस्ट क्रेडिट सीन तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था एनिमल पार्क को लेकर। ऑल्दो आई थिंक कि नाम पर वर्क किया जा सकता है, बट स्टिल संदीप रेड्डी वांगा ने बोल दिया तो बोल दिया ना। उसकी एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट और सीक्वल पे मूव ऑन करने से पहले मैं इस मूवी के बारे में कुछ बात कर लेना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि सीक्वल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो एक एक करके सब चीजों पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक प्रोलॉग सीक्वेंस दिखाई जाती है जहां पर रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। एंड उसको देखकर मुझे लगा कि हाँ, इंटरेस्टिंग, इन लोगों ने काफी सारी चीजें पिक्चर के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दी हम लोगों को। लेकिन इस सीक्वेंस में वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी भी हमको सुनाते हैं जो एक बंदर की कहानी होती है। और पहले तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो इट हैज स्टार्टेड टू मेक सेंस फॉर मी नाउ। अब अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी है तो मैं इस कहानी पे नहीं जाऊंगा, बस इसका सारांश आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ ये निकल रहा था कि बंदर आदमी से ज्यादा स्मार्ट हो रहा था बिकॉज मंत्री जी हु वाज सपोज्ड टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द एंटायर किंगडम, क्योंकि राजा जी मंत्री जी को बोलते हैं कि भाई कुछ एडवाइस दो, तो मंत्री जी अपने चक्कू लेके पहुंच जाते हैं और पुछ 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 करके ऐसे नकली घुसेड़ देते अपने अंदर। तो बंदर यूं करके यहाँ मारता कहता और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था हाँ? ये क्या मतलब है इसका? तो पहले तो मुझे लग रहा था कि इस पूरी कहानी का कोई मतलब है नहीं इस पिक्चर में, एंड इट इज ओनली मेंट फॉर वन थिंग एंड दैट इज संदीप रेड्डी वांगा ने सिर्फ और सिर्फ क्रिटिक्स को दिखाने के लिए कहानी बनाई है, जो चीज वो इस मूवी के आखिरी में भी करते हैं। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और सोचा एंड आई हैव कम टू रियलाइज कि इसके पीछे एक थोड़ा सा डीपर मीनिंग और भी हो सकता है, और वो ये है कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर की ग्रोथ को भी दिखाता है। बिकॉज इफ यू सी एंड अंडरस्टैंड, रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस मूवी की स्टार्टिंग में अपने आप को एक अल्फा कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे करता है और हमको पता है कि वो एक एनिमल है। तो मतलब वो पूरी मूवी में अपने पैक का अल्फा है जो फ्रंट से लीड करना पसंद करता है, एंड हम पूरी मूवी भर उसको उसी तरह से देखते आते हैं। लेकिन उस प्रोलॉग वाली सीक्वेंस में वो अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इतने 100 सालों में उसने बहुत सारी दुनिया देख ली होगी, विच एक्चुअली मीन्स कि वो एज ए कैरेक्टर, एज ए इंसान भी बहुत ज्यादा ग्रो किया होगा। और इसी वजह से वो जो कहानी सुना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं पे अपने आप को जानवर से रिलेट तो करता है, लेकिन वो जानवर अब एक अल्फा नहीं है बल्कि एक स्मार्ट एनिमल है, विच शोज कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसने इन 100 सालों में कितनी ज्यादा ग्रोथ करी होगी। बिकॉज इस पूरी मूवी में वो जो एनिमल का कैरेक्टर हम देख रहे हैं अपने 100th बर्थडे तक प्रोबेबली वो वैसा नहीं रहेगा। वो हर चीज का सोल्यूशन प्रोबेबली यहां से नहीं बल्कि यहां से निकालता होगा। आई मीन मेरे को तो इस पूरी एनालॉजी से यही समझ में आया, बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपका क्या ख्याल है। लेकिन इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं इस मूवी की एंडिंग के ऊपर। तो इसको वैसे ही रखेंगे जैसे हम बाकी मूवीज को रखते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड। तो सबसे पहले अगर अनिल कपूर के कैरेक्टर के बारे में बात करी जाए तो अनिल कपूर का कैरेक्टर इस मूवी के एंड में बताया जाता है कि उनको ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस है, विच इज इन द स्टेज 4, जो कि टर्मिनल स्टेज होती है। मतलब अब वहां से उनका ठीक हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड अगर सीक्वल में संदीप रेड्डी वांगा चाहेंगे तो उनको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो आगे मुश्किल, चांसेस थोड़े से कम। प्लस रणविजय और उसके पिता बलबीर सिंह के बीच में भी आपस में समझौता हो चुका था, उन दोनों के कैरेक्टर को क्लोजर मिल चुका था। तो अब उनके कैरेक्टर को जिंदा रखना डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब फादर सन वाली चीज अगले पार्ट में हमें देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज देयर रिलेशनशिप हैज चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड नाउ। फिर इसके बाद आते हैं रश्मिका के कैरेक्टर के ऊपर। तो इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो यूएस जाने का प्लान बना रही है अपने बच्चों को लेकर के। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सीक्वल की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट में हम रणबीर और रश्मिका के कैरेक्टर्स को एक डगमगाती हुई रिलेशनशिप से गुजरता हुआ देखेंगे इस वाले पार्ट में। बट जितना रणबीर कपूर के कैरेक्टर को देखकर मैं समझ पाया था तो वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली, बिकॉज वो बहुत ही आराम से उनको मना लेते हैं। मतलब बंदा एक्सट्रीमिस्ट तो है ही, जहां वो रह रही होगी उसके घर के अंदर घुसेगा, सीधे बोलेगा बात करनी हो, कहेगी नहीं बात करनी है तो वो बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा, जबरदस्ती बात करके जाएगा ही जाएगा। नहीं बात करनी है तो भी बात करेगी, नहीं पटना है तो भी पटाएगा, कुछ भी। शी हैज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इसके अलावा लॉर्ड बॉबी की बात करी जाए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पिक्चर में उनका रोल उतना ही था जितना इस पिक्चर के ट्रेलर्स में।
तो नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और उसके लिए मेरे को आपको इनका फैमिली ट्री एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिरकार सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो, बात है स्वास्तिक स्टील के इस्टेब्लिशमेंट की। तो स्वास्तिक स्टील को इस्टेब्लिश किया था अनिल कपूर मतलब बलबीर सिंह के पिताजी और उनके एक और भाई ने मिलकर। अब बलबीर सिंह के पिताजी जो थे वो तो काफी ऑनेस्ट और डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर, लेकिन उनका एक भाई जो था वो लस्सन था एक नंबर का। तो इसी वजह से बलबीर सिंह के जो पिताजी थे उन्होंने अपने लस्सन भाई को उठाया और फेंक दिया। अबे लस्सन भाई जो था ये विदेश गया। विदेश जाने के बाद इसका जो बड़ा बेटा हुआ वो एक बार फिर से वापस इंडिया आया। इसने आकर के स्वास्तिक स्टील पे अपना बर्थ राइट मांगने की कोशिश करी, लेकिन इसको घंटा कोई बर्थ राइट नहीं मिला क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो इस बार बलबीर सिंह ने इसको उठा करके वापस विदेश भेज दिया। तो ये एक बार फिर से विदेश गए, इस्लाम को अपना लिया, वहां पर कई सारी शादियां करी, कई सारे बच्चे पैदा करे। उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा था वो बॉबी देओल निकले, उनका नाम था अबरार। अब अबरार की जिंदगी का एक ही मकसद था कि अपने चाचा जो है बलबीर सिंह उनको मार देना, ताकि उनका पूरा स्वास्तिक स्टील जो है वो बर्बाद हो जाए और वो अपने पिताजी के जो भी बदले हैं वो पूरा कर ले। और इस चीज के लिए पहले उन्होंने घी सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करी। जब वो नहीं हुआ तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ा, मतलब उनको रणबीर कपूर को अटकाना पड़ा। एंड दैट इज व्हेन ही फाउंड डिफरेंट वेज। और डिफरेंट वे में आता है उनका खुद का एक भाई अजीज। अब देखो, इस चीज को सिनेमा जगत में कहते हैं चेकॉव्स गन। एंड इस चीज को चेकॉव्स गन की तरह इन लोगों ने स्टार्टिंग में स्टैब्लिश भी किया था जब वो पूरा अनिल कपूर के बॉडी डबल वाली सीक्वेंस होती है। तो मतलब हमको बता दिया था, कहता है इस यूनिवर्स में ये चीज भी हो सकती है। तो इसी वजह से हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में उसकी एक कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, जो कि तृप्ति डिमरी की कैरेक्टर रणबीर कपूर को बताती भी है कि उन लोगों ने तुम्हारा बॉडी डबल क्रिएट किया हुआ है सो दैट दे कैन रिप्लेस यू लेटर ऑन। अब देखो, इस चीज को करने के लिए उनके पास काफी आसान तरीके भी हैं। सबसे पहला रीजन बीइंग क्योंकि रणबीर कपूर और वो लोग कजिन्स हैं, मतलब इन अ वे ब्लड से रिलेटेड है, तो उसकी शक्ल थोड़ी बहुत रणबीर कपूर से मिलती भी होगी। तो इसी वजह से उसकी सर्जरीज करवा करके इतना मुश्किल नहीं आई होगी टू रेप्लिकेट। और आखिरी के पोस्ट क्रेडिट में हम ये चीज रियलाइज भी कर जाते हैं कि हाँ, एकदम सिमिलर लग भी रहा है। ऑब्वियसली उस कैरेक्टर को भी रणबीर कपूर ने ही पोर्ट्रे किया है, जो कि एक बुचर है जो अपनी बुचरी स्किल्स दिखा भी देता है रणबीर कपूर के आदमियों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट इन द टेल और भी आता है, और वो है तृप्ति